हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर एंड आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड की क्लास 3। सीक्वेंस में ही सारी करनी है। पहले वाली अपनी क्लासेस जिसकी नहीं हुई है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 1, 2 और फिर अब ये 3 लाइन में ही करनी है। फॉर्मूला सारे कनेक्टेड होते हैं। तो लास्ट क्लास में कंजम्पशन, सेविंग्स, इनकी हमने इक्वेशंस जो भी होती हैं, फंक्शंस, वो सब हमने कर लिए थे। फॉर्मूला APS, MPS सारे। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मान लो हमें एक इक्वेशन गिवन है C = 120 + 0.4y और इसके बाद क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड। सबसे पहले तो सेविंग्स की क्या इक्वेशन होगी, दूसरा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, और तीसरा मान लो क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड सेविंग्स इफ इनकम = मान लो 1000। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं हमारे। हमें पता है कंजम्पशन की इक्वेशन होती है C बार प्लस BY, या C बार प्लस B होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं ऑफ इनकम। तो इसमें C हमें गिवन है 120 + 0.4y। तो इसको देख के पता चल गया C बार है 120 और MPC है 0.4। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि MPC + MPS 1 होते हैं। तो इसका मतलब MPS होना चाहिए 1 - 0.4 तो 0.6। और सेविंग्स का हमने भी ये सब पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला होता है -C बार + MPS टाइम्स इनकम। तो ये आ गया -120 + MPS हो गया 0.6y। तो ये आ गई हमारी सेविंग्स की इक्वेशन या सेविंग्स फंक्शन। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सेविंग्स। अब सेकंड, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हमें चाहिए। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन से मैं कर सकता हूँ। ब्रेक इवन की साइड में यहाँ लिख देता हूँ पहले। ब्रेक इवन की कंडीशन किसी से भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। या तो कर लो कंजम्पशन = इनकम C = y, या कर लो सेविंग्स = 0, क्योंकि ब्रेक इवन पे दोनों बातें ट्रू होती हैं। तो कैसे भी कर लो, आंसर वो ही रहेगा। तो करते हैं हम। तो एट ब्रेक इवन हमने लिख रखा है उधर साइड में कंजम्पशन = इनकम, और कंजम्पशन है 120 + 0.4y = y। यानी 120 ये इधर आके 0.6y, तो y आ गया 120/0.6। यानी y हमारा ये सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 200। इस y देखो, y बहुत सारे होते हैं। लास्ट क्लास में हमने टेबल बनाए थे, y इनकम लिया था 0, 100, 200, 300। पर जो इस कंडीशन पे y है उसे बोलेंगे ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। या दूसरा मेथड ये भी लगा सकते हो, सेविंग = 0। वो भी करके दिखा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन स्पेशली बोल दे हमें वही वाले मेथड से करके दिखाओ, सेविंग वाले से। सेविंग की इक्वेशन थी -120 + 0.6y = 0, 120/0.6। फिर से हुई। तो कैसे भी कर लो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तीसरा पार्ट, सेविंग्स निकालो इफ़ इनकम इज़ 1000। अभी हमने सेविंग्स का फॉर्मूला पढ़ा है। तो y की जगह 1000 लिख दो। देखो कोई सोचे अरे अभी तो हमने y निकाला था 200
वो ब्रेक इवन वाला था। वाई तो 50 हो सकते हैं, 0 से लेके 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो जो वाई गिवन है इस वक्त उस पर ही निकालनी है। 0.6 इंटू 1000, तो S इज इक्वल टू -120 प्लस ये आ गया 600, तो S आ गया हमारा, इसको हम माइनस करके निकाल लेते हैं 480। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी 3 मार्क्स के बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा कंजम्पशन, सेविंग, ब्रेक इवन, न्यूमेरिकल, डायग्राम, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स के फंक्शन, इक्वेशन सब खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग में चैप्टर की मैंने एक बात बोली थी, AD इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट खर्चे प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है फर्स्ट। असल में सिलेबस में मेन 2 ही हैं, C और I, बाकी दोनों को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में बस इंट्रोडक्शन टाइप सा लेंगे। अब इसको पढ़ते हैं। I मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब हो गया 2 जगह पे हम पैसे लगाते हैं। एक तो फिजिकल कैपिटल हमारी हो गई, लाइक मशीन्स, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। दूसरा हो गया हमारा जो हमने स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करी है। स्टॉक के ऊपर, चाहे वो फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है, रॉ मटेरियल है, किसी भी टाइप के स्टॉक पे हमने इन्वेस्टमेंट करी। अब इसमें हमें 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं, 3 फैक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ध्यान में रखेंगे। पहला है रेवेन्यू, यानी एक्सपेक्टेड इनकम। किसी प्रोजेक्ट में मान लो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लो एक प्रोजेक्ट है A, एक है B, एक है C, और हमें रिटर्न जो आ रहा है रेवेन्यू, यानी कितना हमें उसमें से लग रहा है एक्सपेक्टेड इनकम, मान लो 20%, 15%, 10%। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। फिर हम चेक करेंगे कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट हमें बियर करनी है। जो हम फंड्स का इंतज़ाम करेंगे उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मान लो हमने लोन लिया बैंक से, किसी और इंस्टीट्यूशन से, यार दोस्त से, तो कॉस्ट इनकर्ड इन अरेंजिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्ज़ाम्पल, हमने लोन लिया है एट मान लो 12% इंटरेस्ट। थर्ड, एक्सपेक्टेशंस, यानी क्या उम्मीद लगती है। तो अगर तुम्हें लगता है रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, तुम्हें लग रहा है कि इन फ्यूचर ये जो रेवेन्यू है ये इससे बड़ा है, तो हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। मान लो यहाँ पर ये 12% है और 3 इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है, तो देखो कहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे फ़ायदा है। तो ऑप्शन ए में फ़ायदा है, बी में फ़ायदा है, पर सी में नुकसान है। कमाना 10% है, लोन पे भरना है 12%, तो वी विल इन्वेस्ट ओनली इन 2 प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल का रेफरेंस दें तो हम बोलेंगे इन सर्कमस्टांसेस में वी विल इन्वेस्ट इन ए एंड बी, इन 2 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इसके बाद एक नोट लिखते हैं, वो बात सिंपल है, सी में क्यों नहीं करेंगे, मैं पहली ओरल बोल चुका हूँ, पर एक नोट लिखते हैं। मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन कम हो जाए,
अब हम क्या करेंगे, अदर थिंग्स सेम है, वी विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ए में भी अच्छा है, बी में भी अच्छा है, सी भी अच्छा है, तीनों में ही मुझे फ़ायदा है। तो प्रूव हो गया नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन कम होंगे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब हमें फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो गया 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लोन के इंटरेस्ट और बिजनेसमैनों की इन्वेस्टमेंट्स में कैसा रिलेशन है, हम बोलेंगे नेगेटिव रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया था, मेन जो है हमारे सिलेबस में एडी को हम लेंगे C+I, बाकी दोनों का सिर्फ शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन टाइप सा दे दूंगा। न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम यही करेंगे। जैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, जी मतलब हो गया गवर्नमेंट के खर्चे। अब गवर्नमेंट के खर्चे डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। अलग अलग गवर्नमेंट जब पावर में आती हैं तो अलग अलग अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसके ऊपर अभी हमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना। फिर लास्ट होता है X-M, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या होता है सबको ही पता है, फॉरेनर्स जब हमसे माल खरीदते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। फॉरेनर्स परचेज आर गुड्स एंड सर्विसेज, और इंपोर्ट्स मतलब वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड। बाहर वालों के माल जब हम खरीदें तो इंपोर्ट, बाहर वाले हमसे माल खरीदें एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट में एक लाइन चाहो तो सिंपल जो मैंने बोली है वो लिख सकते हो। तो अब से मेन होगा हमारे लिए एडी C+I, मेन अभी के लिए 12th में हमें यही मानना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। मान लो हमने एक बिजनेस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करी 20, आगे लाख करोड़ हज़ार कुछ भी लगा सकते हो। अब ये हमें अपने बिजनेस को ज़िंदा रखने के लिए मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट करनी है 20 लाख या 20 करोड़ कुछ भी ले लो। अब हो सकता है इनकम = 0, बर्बाद हो गए, कुछ कमाई नहीं हुई। हो सकता है इनकम जितना लगाया था उतना कमा लिया, हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा कमा लिया, तो कुछ भी हो सकता है, पर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमको करनी पड़ती है। इनकम चाहे जो भी हो, रिस्क तो लेना पड़ता है। तो अगर मैं इसको टेबल से दिखाऊं, इनकम इन्वेस्टमेंट, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी है। मान लो इन्वेस्टमेंट है मेरी मिनिमम 20, कमाई हुई 0, या 20 में ही 100 कमा गया, या 20 में ही 200 कमा गया, कुछ भी हो सकता है। सबके साथ होता है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, उसके बाद कमाई 0 भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकता है, बंदा कमा भी सकता है। तो अभी के लिए आपको इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा अभी हमारे 12th में और इन्वेस्टमेंट जो होती हैं दूसरी कैटेगरी की वो अभी नहीं करनी। लास्ट में मैं फिर भी एक नोट बता दूंगा उसके ऊपर। अभी जो करनी है इसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो मैंने सिंपल करके लिख दिया मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इसको आप लोग ऑफिशियल वर्ड है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करनी ही है। इस वाले एक्सिस पे हम हमेशा इनकम, इधर डायग्राम का नाम प्लॉट करते हैं, 0 पर 20, 100 पर भी 20, हर जगह 20, क्योंकि एक मिनिमम है ये।
तो एक लाइन इसके ऊपर लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिमेन्स फिक्स्ड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। बिकॉज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑटोनॉमस, यानी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट। चाहो तो हिंदी भी लिख सकते हो जो मैंने अभी बोली थी, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी 20, हो सकता है इनकम 0, हो सकता है 20, हो सकता है 50, वो कुछ भी हो सकता है। यही वर्ड्स भी लिख सकते हो सिंपल हिंदी करके अपनी। जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे रटें और कैसे समझें, सिंपल जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स ही बोल रहा हूँ। चैप्टर पूरा ही हाई ऑर्डर टॉपिक्स से भरा पड़ा है, बहुत बनेंगे इसमें, तो इसलिए बेस अपना क्लियर होना चाहिए। इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफरेंस कंजम्पशन कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड, मतलब एडी कर्व। पहले एक टेबल बना लेते हैं, शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड, जो कि मैंने पहले ही बोला था मेन सिर्फ C+I ही होगा। ये दोनों कॉलम हम बहुत बार बना चुके हैं पहले भी, वही के वही बना दो, कम से कम 100 फिर 80 से बढ़ाते जाओ। इन्वेस्टमेंट को एक कांस्टेंट वैल्यू हमने माना हुआ है, एग्जांपल 20। AD C+I इसमें जोड़ दो, ये 120, 200, 260 और 20, 280, 360। तो अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के कर्व बना के दिखाओ और हमें डिफरेंस बताओ क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं कर्व कंजम्पशन। पहले कंजम्पशन और इनकम को प्लॉट कर लेते हैं। 0 पर 100, मान लो ये 100 है, 100 पर 180, मान लो ये 180 है। ये आ गया कंजम्पशन कर्व, ठीक है, अंदाजे से प्लॉट कर दिया। अब AD को करते हैं। 0 पर 120 थोड़ा सा ऊपर है, अलग कलर ले लेते हैं, ये रहा, मान लो 120, ये 120 है। उसके बाद 100 पर 200, मान लो ये 200 है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन AD वाली हमेशा ऊपर की ओर रहेगी कंजम्पशन के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। ये है AD जो है C+I, देखो, तो हमेशा ऊंची हाइट AD की ही रहेगी। अब ज़रा चेक करता हूँ कितना ऊंचा है। पहले दिन 20 से ऊंचा है, अगले दिन भी 20 से ऊंचा है, फिर 20 से, यानी ये हमेशा 20 से ऊंचा होगा। अब दो लाइनों के बीच में अगर आप 20 का कांस्टेंट गैप रखोगे, हमेशा 20, तो वो लाइंस पैरेलल ही बनेंगी। इसीलिए ये दोनों कर्व्स हमेशा पैरेलल होंगे हमारे सिलेबस में, AD एंड कंजम्पशन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो हम फिक्स मान रहे हैं, तो फिक्स गैप है तो वो पैरेलल बनेंगे। तो डिफरेंस क्या रहा, मैं ओरल बोल रहा हूँ, लिख लो। AD कर्व इज अबव कंजम्पशन कर्व बिकॉज AD इज C+I, पहली बात। दूसरा, अगर रिलेशन पूछता तो हम एक बात ये भी बता सकते हैं, या अलग से कोई 1 मार्कर पूछ ले क्या फ़र्क होता है, या इनकी जो क्या ये पैरेलल होते हैं, या ऊपर कौन नीचे कौन, कुछ भी 1 मार्कर का बनाया जा सकता है। तो हम बोलेंगे ये दोनों कर्व्स पैरेलल होते हैं क्योंकि इनके बीच का गैप इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहता है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। इनके स्टार्टिंग पॉइंट में भी फ़र्क आ गया। AD तो स्टार्ट होता है C+I से और कंजम्पशन स्टार्ट होता है 100 से, यानी C बार से। तो कंजम्पशन स्टार्ट हुआ C बार से, AD स्टार्ट हो रहा है C+I से।
वो मैं अलग से एक नोट आगे भी लिखवा दूंगा। तो यानी कि एक बात और है, अगर कोई सीधा हमें कहे ये कर्व बना है बताओ कौन सा है, तो ये AD भी हो सकता है और C भी हो सकता है, जब तक हमें ये हाइट ना बताओ। अगर ये C बार से स्टार्ट हो रहा है तो ये है कंजम्पशन, और उसमें इन्वेस्टमेंट प्लस करके स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये है AD। तो हाइट से पता चलता है। स्लोप तो सेम है, दोनों पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं। नोट, अब देखो हम यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को बोलेंगे जो भी वैल्यू है टोटल सप्लाई जो मार्केट में आई है, सारे गुड्स सर्विसेज की टोटल जो सप्लाई आई है उसकी वैल्यू, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, उसकी वैल्यू। तो इसको हम इक्वल टू मानेंगे इनकम, कि भाई माल बना है तो जितने रुपए का माल बना है उतनी कहीं इनकम भी उसके इक्वली, जितनी प्रोडक्शन हुई है उसके इक्वल इनकम भी जनरेट हुई है, जो हम नेशनल इनकम में पहले भी बोलते थे। तो वही बात यहाँ भी रखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल आउटपुट की वैल्यू। ठीक है, तो तीनों बातें एक ही हैं। आउटपुट भी बोल सकते हैं इसको हम, आउटपुट की वैल्यू। तो ये नोट हमें ध्यान रखना है। तो इनकम लाइन तो हम लास्ट क्लास में पुराने टॉपिक्स में बना चुके हैं, 45 डिग्री इनकम लाइन। तो उसी को ही आज से हम आउटपुट लाइन या एग्रीगेट सप्लाई, इसको शॉर्ट कर लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई, बड़ा बड़ा बार बार क्या लिखना, AS लाइन या टोटल आउटपुट की लाइन भी बोल लेंगे। नीचे जब हम इनकम लिखते थे तो वहीं साथ साथ अब आउटपुट भी लिख सकते हैं 45 डिग्री को। ये 45 डिग्री की बात हम पुरानी क्लासों में देख चुके हैं कि वाई 45 डिग्री। बस अभी ये बताना था कि एग्रीगेट सप्लाई या आउटपुट लाइन भी वही है, इनकम लाइन मतलब 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी कैसे आता है, या इसे हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, शॉर्ट कर देते हैं EQ, लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम या एम्प्लॉयमेंट, सब एक साथ ही निकल जाते हैं। ये कैसे निकलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। अभी मैंने बताया था कंजम्पशन स्टार्ट होता है C बार, मान लो ये C बार है, और AD होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट और जोड़ दो, मान लो इतनी इन्वेस्टमेंट जोड़ दी, जोड़ के ये आ गया, तो ये बन गया हमारा AD कर्व। और AS मैंने अभी बताया 45 डिग्री, तो अब देश के अंदर इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है वो आ रहा है जहां AS और AD टोटल बराबर हो जाए। इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी यहाँ पे आउटपुट लेवल है मान लो OA। ये बातें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी लास्ट ईयर देखी थी कि इक्विलिब्रियम सप्लाई डिमांड से होता है। आगे कॉलेज में भी बहुत टाइप के अलग अलग सप्लाई डिमांड पढ़ोगे, तो ये वर्ड्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, सप्लाई डिमांड। तो यहाँ पर भी यही हमने बोला है, जहाँ पे देश की टोटल सप्लाई और डिमांड मैच हो जाएं वही है देश का इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी E। और यहाँ से हमने आउटपुट निकाल लिया OA, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट OA। लिख लो ये बातें, पॉइंट बोलें तो E, AS हो गया हमारा टोटल आउटपुट, और AD हो गई हमारी टोटल डिमांड जो है देश में, या टोटल पब्लिक जो खर्च कर रही है, डिमांड कर रही है। AS इज इक्वल टू AD। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आ गया OA।
अब आगे देखते हैं। मान लो, देखो इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी चीज़ का बेस्ट पॉइंट बताते हैं, इक्विलिब्रियम बताते हैं, तो जो बेस्ट है वो तो ठीक है, पर उसके आगे पीछे क्या प्रॉब्लम है ये भी बतानी होती है। तो मान लो ये आउटपुट बेस्ट है, पर कोई कहे नहीं मैं तो ज़्यादा बनाऊंगा, मान लो मैं बनाऊंगा बी लेवल, इतना माल बनाऊंगा, तो उसको हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये देखो, अगर कोई कहे मैं ओ बी माल बनाऊंगा, इसे बोलते हैं हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी आगे पीछे अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और तुम वापस ए पर ही आओगे। तो मान लो वो ओ बी लेवल बनाता है, इफ़ प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग ओ बी लेवल, तो प्रॉब्लम क्या है? तो देखो हेयर हाइट किसकी ज़्यादा होगी, ये देखो ए एस की ज़्यादा हाइट है और ए डी की कम है, यानी कि जो सप्लाई है वो है मोर देन डिमांड। अब बताओ, आप खुद ही सोचो, आपने इतना ज़्यादा माल बना दिया कि सप्लाई ज़्यादा है और ख़रीदार कम है, तो हमें क्या होगा? उससे लॉस। सारा का सारा माल ये एक्स्ट्रा गोडाउन में वेस्ट पड़ा रहेगा। इसे बोलते हैं अनप्लैन्ड अनडिज़ायर्ड इंक्रीज इन इन्वेंट्री या स्टॉक। स्टॉक सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स विल डिक्रीज आउटपुट एंड कम बैक टू OA लेवल। और सीधी सी बात है, आउटपुट से ही जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, और प्रोडक्शन घटाओगे तो बंदे घटाने पड़ेंगे। हमने बोला था OA बेस्ट है, यानी OA माल बनाओ और OA के प्रोपोर्शनेट ही बंदे रखो एम्प्लॉय, पर ये प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं हम OB बनाएंगे, यानी इन्होंने बंदे बढ़ा दिए होंगे और उससे स्टॉक वेस्ट हो रहा है। तो अब ये जब OB से OA पर आएंगे तो बंदे भी जो इन्होंने बढ़ाए थे OB के प्रोपोर्शन वाले, वो घटा के OA के प्रोपोर्शन में ही लाएंगे। तो माल भी वापस OA पे आ गया और बंदे भी OA के लिए जितने चाहिए उतने ही हम रखेंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से भी बता सकता हूँ, मान लो ये लेवल है 1000 और ये बना रहे हैं मान लो 1500, और एक सिंपल सी फिगर ले रहे हैं, एक बंदा बनाता है 100 पीस, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय करने चाहिए थे 10 बंदे, 1000 के लिए 10 बंदे, और 1500 के लिए करने चाहिए 15 बंदे। तो अगर तुम 15 बंदे एम्प्लॉय करके 1500 माल बना दोगे तो वो तो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट है। एम्प्लॉयमेंट का कर तो ली तुमने, वो एक्स्ट्रा 15 बंदे लगा लिए जो, पर स्टॉक बिना बात का अनसोल्ड पड़ा रह जाएगा। तो वापस हमें प्रोडक्शन भी 1000 पे लानी पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी OA के प्रोपोर्शन में, मतलब वापस 10 पे लाना पड़ेगा। तो आउटपुट के प्रोपोर्शन में ही एम्प्लॉयमेंट बदलती है, आउटपुट बढ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, आउटपुट घटी एम्प्लॉयमेंट घटी। अब सेकंड बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स कहने लग गए नहीं C बना के देखते हैं, मान लो 800, तो क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, डिमांड की हाइट ज़्यादा है और सप्लाई की हाइट छोटी है। पब्लिक माल मांग रही है ज़्यादा और हमने प्रोडक्शन करी है कम, तो इससे क्या होगा? गोडाउन में जितना भी माल था सब खाली हो जाना है और ऊपर से पब्लिक और ज़्यादा माल मांग रही है। यानी यहाँ पिछली बार उल्टा था, सारा गोडाउनों में स्टॉक भर चुका था, इंक्रीज, अब सारा गोडाउन में माल ख़त्म। अनप्लैन्ड अनडिज़ायर्ड डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री। देखो स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो हो गया हमारा, वो भी अच्छी बात
नहीं है। कुछ स्टॉक हमेशा रेडी होना चाहिए, कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए, कुछ आ जाए तो फटाफट हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट 8 कर दी होगी ना। मैंने रेशो बताया है कि 100 माल एक बंदा बनाता है, तो इसका मतलब 800 के लिए हमने 8 रखे होंगे। तो हम सी से फिर ए की तरफ आएंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे और आउटपुट भी बढ़ाएंगे। देयरफॉर प्रोड्यूसर्स आउटपुट, और वो बात एज्यूम्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी अकेले आउटपुट नहीं, आउटपुट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी चलती है। पर लिख मैं अभी शॉर्ट में रहा हूँ, कम बैक टू OA लेवल, जहाँ ADAS बराबर हो गए। अब ये बात मैं एक बार टेबल से भी दिखा देता हूँ। थ्योरी में ये क्वेश्चन पूरा भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम समझाओ तो एक बार आप राइट में लेके दिखाओगे, लेफ्ट में, या कई बार सिर्फ इतना ही कह देता है अगर हमने इक्विलिब्रियम से ज़्यादा माल बना दिया, यानी AS की हाइट ज़्यादा है, AD की कम है, तो कैसे चेंज होगा, प्रोड्यूसर्स बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन घटाएंगे, या वो लेफ़्ट वाले का रेफरेंस दे के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जिसको कंप्लीट क्वेश्चन आ गया, वो हाफ भी आ जाए तो भी वो संभाल सकता है। अब देखो इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। AS और इनकम तो मैंने पहले ही बताया था, एक ही बात होती है। ये कॉलम हम कई बार बना चुके हैं, वही कॉलम्स हैं सेम। कंजम्पशन हमने 100 मानी है, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहे हैं वही वाली अपनी, 80 से बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट 20 मानी है हमने, AD C+I, ये हो गया C, ये हो गया I, इनकम होता है Y। ये कोड पता होने चाहिए। AS में इनकम ही लिख दो वापस, 0, 100, 200। तो अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ AD/AS बराबर हो। तो ये देखो, इससे ऊपर कहीं पर भी देख लो, हमेशा डिमांड ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब अगर हम कहीं भी यहाँ हैं तो हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज प्रोडक्शन। और अगर हमने ज़्यादा माल बना दिया, यानी 700 पे आ गए हैं, तो हम सलाह देंगे भाई डिमांड 680 की है, तुम बना रहे हो ज़्यादा, तो तुम अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करो। यानी बेस्ट पॉइंट है 600 इस टेबल के हिसाब से। 600 लेवल पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। और एक बात नोट फिर से लिख लो, मैंने पहले भी बोला था, 600 लेवल है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम, और 600 के ही प्रपोर्शन में होगी हमारे देश में नौकरियां। अब उसकी हम वैल्यू नहीं बोल रहे कि एम्प्लॉयमेंट इज़ 600, नहीं, हम बोल रहे हैं इसके प्रपोर्शन में होगी। अब एक बंदा अगर 100 बनाता है तो यानी एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट होगा 6। एक बंदा अगर हम कहें 10 बनाता है तो फिर 600 के लिए चाहिए हमें 60 लोग, तो 60 होगी एम्प्लॉयमेंट। तो वो अलग अलग हो सकता है, पर इन जनरल हम ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट 600 है, और उसी के प्रोपोर्शन में होगी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी वही होगा। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक का पहले अच्छी तरह एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।